प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हार्ट के जितने भी चैम्बर्स होते हैं प्लस जितने भी सेप्टा अवेलेबल होते हैं सबके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पे एक एनिमेशन दिख रहा है, इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है, हो सकता है कि किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो कि ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है या एनिमेशन आपको दिख रहा है, तो ये अपर पार्ट जो है ना, ये एट्रियम है, ठीक है। और एक जो एट्रियम है वो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे वाल्व, इसके पीछे यहाँ है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये दो ही दिख रहा है हमें। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये एक 3D स्ट्रक्चर है, तो इट्स इम्पॉसिबल कि इसको एक पेपर पे 2D पेपर पे कोई कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ आपको समझा सके, ठीक है। तो ये जो ऊपर जो चैम्बर है, इसमें से जब ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, उसके लिए ये ओपनिंग क्लोजर कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब यहाँ आपको बैक साइड में एक जो पोर्शन दिख रहा है, इससे ब्लड के आने जाने के लिए फिर यहाँ पे देखिए आपके पास क्या अवेलेबल है, ये जो मिट्रल वाल्व है, ठीक है। तो इसका कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और आगे जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन होता जाएगा आपको और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ज़्यादा नहीं 1 मिनट का समय लूँगी, उसको रिकॉल कराने में मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बताई थी कि हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 1 2, यानी कि अपर 2 एट्रिया, अगर एक है तो एट्रियम बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो एट्रिया बोलेंगे, लोअर 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। और इसके बीच में जो थिक वॉल आपके पास है, तो वेंट्रिकल के पास मतलब जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ये ज़्यादा थिक होता है क्योंकि इसको हाई ब्लड प्रेशर टॉलरेट करना है। फिर मैंने आपको यहाँ पे वाल्व सिखाया था, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि राइट साइड में है, और जो यहाँ पे मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व है ये आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी और अब मैंने आपको याद कराया था। आज की क्लास में एक चैलेंजिंग जॉब क्या है, जिस पर कि हमेशा ऑल्टरनेटिव ईयर में नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक है आपके पास SAN, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, साइनोएट्रियल नोड, और दूसरा आपके पास है AVN बोला जाता है, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको एक बात सिखाती हूँ। आप अगर एक छोटा सा ना बैटरी ऑपरेटेड कोई टॉय खरीद के लाते हैं ना किसी शॉप से, दुकान से, तो जैसे ही उसकी बैटरी खत्म होती है तो आपने देखा है कि वो अगर आप पूरा फुल डे या फिर 5 6 7 8 आवर्स लगातार यूज करते हैं तो वो बैटरी जो है वो खत्म हो जाती है। कोई भी डांसिंग सिंगिंग कोई सा भी टॉय उठा के लाते हैं। तो यहाँ पे एक आपकी बॉडी के लिए मिरेकल है कि बिफोर बर्थ, क्योंकि 3rd मंथ के एंड से, मतलब जब कोई भी फीटस मदर्स वोम के अंदर होता है, उसमें 3rd मंथ के एंड से ही ये हार्ट पंप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तब से लेके टिल डेथ तक ये हार्ट जो है वो पंप करता रहता है। तो जब आप एक नॉर्मल से टॉय को बिना बैटरी के ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से उसमें एनर्जी चाहिए, तो सोचने वाली तो बात है कि हमारा जो हार्ट है वो लगातार पंप कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो पोटेंशियल है वो जनरेट होता होगा। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे 2 नोड्स अवेलेबल है, इनको एक साथ नोडल टिश्यूज बोला जाता है। SAN को और AVN को एक साथ हम नोडल टिश्यूज बोलते हैं। याद हुआ सबको? 2 नोड है आपके पास, एक है साइनोएट्रियल नोड और नेक्स्ट है आपके पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब जब इन नोड्स को आप ध्यान से देखते हैं, जैसे आपके पास ये SAN है, ठीक है, ये नोड है आपके पास, तो इसकी खासियत ये है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो पूरा साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट है, क्योंकि किसी पर्सन का या आपका खुद का ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो SAN है, अभी आप ही सब सही सही आंसर करेंगे, ये हार्ट में कहाँ है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, कहाँ दिख रहा है? राइट ठीक है, वेरी। अच्छा, अपर साइड में दिख रहा है, लोअर साइड में दिख रहा है? अपर साइड। ठीक है। एक और ना थोड़ा सा इससे ज्यादा करेक्ट ये है,
मतलब करेक्ट भी बोल सकते हैं, इसमें भी यहाँ बीच ही में दिख रहा है, बट इसको ओवरऑल जब देखा जाता है ना तो इसको राइट अपर कॉर्नर बोला जाता है। अगर लेफ्ट अपर कॉर्नर होता तो यहाँ होता है ना। तो इसकी पोजिशनिंग जो है वो निकाल ली आपने, आप समझ गए। आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ SAN, तो अब आपका आंसर ये है कि SAN इज लोकेटेड और प्रेजेंट in the right upper corner of the right atrium, right upper corner of the right atrium। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ SAN, तो क्या आंसर करेंगे? राइट अपर राइट अपर कॉर्नर ऑफ द कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एट्रियम। नीट के एग्जाम का पास्ट ईयर का क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि सबसे पहले जो डायग्राम है उसको आपको अपने ब्रेन में प्रिंट करना है, क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में कि व्हाट विल बी द पोजीशनिंग ऑफ SAN इन ह्यूमन हार्ट, आपको लिखा रहेगा लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द। जब इतना ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा तब तो होगी कंफ्यूजन। इसमें आपको क्या याद रखना है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। अच्छी बात यह है कि दोनों राइट राइट है। और अगर थोड़ी सी भी याददाश्त आपकी अच्छी है ना, तो लोअर कॉर्नर तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को याद होगा। इसको देखने के बाद देखिए, ये आपको दिख रहा है कि कहाँ है ये? अपर साइड में है, ये लोअर साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो याद हो गया, SAN याद हो गया सबको? यस मैम। ठीक यस है, मैम। इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और नोट्स आपके पास अवेलेबल भी होगा। ठीक है, होगा। और एक्स्ट्रा जो नोट्स है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, अभी सिर्फ समझने पे फोकस करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, एवियन हो जाता है। ये जो है ना एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये बेचारा जो है ना, इसकी अच्छी खासियत क्या है अगर मैं बोलूँ, तो ये नाम जो है ना ये खुद ही अपनी पोजीशन बता रहा है। ठीक है, कैसे? तो देखिए, हम यहाँ पे एट्रियो भी लिख रहे हैं और वेंट्रिकुलर भी लिख रहे हैं। क्या बोलने का मतलब मैं हुआ कि मतलब ना उन तो दोनों ये, के बीच में। बिटवीन एट्रियम एंड हाँ वेंट्रिकल। बिल्कुल, मतलब ये हुआ कि ये खुद ही बता रहा है कि भाई ना तो मैं कंप्लीटली एट्रियम में हूँ, ना मैं कंप्लीटली वेंट्रिकल में हूँ। ठीक है, तो होता ये है कि अगर हम इस एट्रियम को मान लें, अब सवाल ये उठता है कि किस तरफ है, मतलब वेंट्रिकल के अंदर जाने पे आपको दिखेगा या एट्रियम के अंदर जाने पे दिखेगा? तब आपको ये कहाँ दिखेगा? एट्रियम के अंदर जाने पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा आपको? जब आप एट्रियम के अंदर देखेंगे तब आपको ये नजर आएगा। ठीक है, जैसे कैसे ये कटा हुआ एट्रियम आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो एट्रियम है ना, तो इसके वॉल पे आपको नजर आएगा। अब ये तो हो गया सेप्टम, तो इस सेप्टम का नाम क्या सीखा है आपने? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यस मैम। तो यस इसकी मैम। वजह से हमने इसका नाम क्या रखा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो इतना बोलने के साथ ही आपने क्या किया? इसकी पोजिशनिंग को कैलकुलेट कर लिया। मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ है आपके पास? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे तो है, लेकिन एट्रियम में कहाँ है? तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है। कहाँ है ये? लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। ये लोअर भी है मतलब नीचे भी है, और इधर वाला साइड तो लेफ्ट है ना इसमें, तो लेफ्ट साइड में है। किधर को है ये? लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब यहाँ पे ना जिसको कहते हैं ना स्टोरी में ट्विस्ट आना, अब स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि ये जो एवियन है ना, तो ये एवियन जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट किया, पावर प्लांट कहीं पे लगा हुआ है, तो उसके पास इस चीज़ की फैसिलिटी तो होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको जगह जगह पे पहुंचाया जाए। तो जिसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वायरिंग की ज़रूरत होती है। अब आपने पूरा मकान बनाया, नया फ्रेश मकान बनाया, उसमें वायरिंग डाला ही नहीं, यूजलेस है, कोई लेगा ही नहीं, खरीदेगा ही नहीं उसको। ठीक उसी तरीके से जब ये SAN और AVN यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, तो इसके पास अब चैलेंजिंग जॉब क्या है कि इसको इस पूरे हार्ट को पास भी करना है, और पास करके ये इसको इतना पावर देगा, बोलेगा लो भाई तुम क्या करो यहाँ पे पंप करने का काम करो। ठीक है, तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यहाँ स्टॉप नहीं होता।
तो ये आगे कंटिन्यू करेगा। ये देखिए जो येलो लाइन है, इस येलो डॉट से आगे चल रही है यहाँ पे एवियन कंटिन्यू, दिख रहा है आपको? यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो ये जो फाइबर्स है ना यहाँ पे, ये फाइबर्स, इनको हम नोडल फाइबर, भाई नोडल टिश्यूज से निकला है तो नोडल फाइबर्स बोलेंगे, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोडल फाइबर्स कहते हैं। और आगे हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये जो है सेप्टम जो है इसको पास भी कर जाएगा, क्रॉस भी कर जाएगा, और क्रॉस करता हुआ जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उस पे ये रन कर रहा है। और रन करने के बाद ये सबसे अच्छा, जो मैंने पिछली क्लास में आपको जिक्र करा था, सबसे अच्छा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? चलता हुआ दिख रहा, नजर आ रहा है? Yes, ठीक है। ma'am. यस मैम। लेकिन ये स्टॉप नहीं होता। ये स्टॉप होने की बजाय ये लेफ्ट और राइट में देखिए तुरंत साथ में इसमें इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग बना रखी है यहाँ पे। तो वही बात आपको ये बोली जा रही है। तो ये रन किसके अलोंग कर रहा है, किसके साथ साथ रन कर रहा है? ये तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम है उसके साथ साथ ये रन कर रहा है, ठीक है? इसमें लिखने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो आपके पास पोजिशनिंग है उसको प्रिंट करके रखना है दिमाग में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए उसको समझने में कोई दिक्कत आएगी इंस्टेंटली पूछेंगे मेरे से। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके पास जो यहाँ पे क्या था, एवियन था, ठीक है? तो ये एवियन जो है नीचे वाला ये अवेलेबल, तो ये एवियन क्या करेगा, क्योंकि कहाँ से आपको नजर आ रहा था, अंदर से, एट्रियम के अंदर से, तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करेगा, बस आर पार करता हुआ। फिर ये क्या करेगा, कहाँ से रन कर रहा है? ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से रन कर रहा है, बट इमीडिएटली इट डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट। ये लेफ्ट और राइट बंडल में यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर देखिए, these branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature। पूरा जो वेंट्रिकल है आपका, तो ये वेंट्रिकल जो है इसको बहुत ज्यादा प्रेशर टॉलरेट करने की भी जरूरत है, प्लस इसी को सबसे ज्यादा पंपिंग में हेल्प करने की भी जरूरत है। तो ये पूरे वेंट्रिकल के, अब ऐसा थोड़ी है कि नीचे नीचे है तो आजू बाजू में नहीं, देखिए पूरे वेंट्रिकल को इसने क्या किया है, कवर करके रखा हुआ है। तो पूरे वेंट्रिकल के साथ साथ आपको क्या करता है, ये फाइबर्स जो है ये रन करते हुए दिखते हैं, ठीक है? तो सवाल ये उठता है कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या? तो इसको हम पर्क्यूजिया फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नीचे जो ऐसे करके बट गया, यहाँ देखिए पर्क्यूजिया Purkinje फाइबर्स। fiber. इतना, हाँ इतना फाइन तो यहाँ नहीं दिख रहा, बट उस एनिमेशन में बहुत क्लियर है, आपका क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है? अगला काम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोडल मस्कुलेचर, नोडल टिश्यूज? सिर्फ आपको याद रखना है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अगर कोई आपसे पूछता है कि मेंशन द फंक्शन ऑफ नोडल टिश्यूज, तो क्या बोलेंगे आज की बात से? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और कुछ नहीं याद रखना है आपको। एक ही काम है, मतलब जैसे आप पावर सप्लाई करते हैं ना किसी चीज को, वही यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया। तो आपने यहाँ पे नोडल टिश्यूज देखा, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। सबसे पहले आपने देखा SAN एंड AVN, ये है, क्या फंक्शन है, क्या काम है इसका? तो लिख लीजिए जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बस और कुछ नहीं। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बस खत्म। अब ये जो है ना, ये खुद ही जानता है कि मुझे कैसे कितना पावर सप्लाई करना है। तो जिसकी वजह से आप थोड़ी बोल, आप अपने हार्ट को थोड़ी बोलते हैं सुबह सुबह उठ के, देखो आज मुझे जो है ना थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करना है तो तुम थोड़ा ज्यादा ब्लड को पंप करना, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं होती। तो किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के हेल्प के बिना ही ये अपने आप को एक्साइट करके रखता है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं, ठीक है? और बचपन से आपने किसी के भी मुंह से बोलते हुए सुना होगा कि आपका हार्ट जो है एवरेज 1 मिनट में 72 टाइम्स, मतलब 1 मिनट में 72 बीट्स आप काउंट कर सकते हैं। तो 1 बीट बोलने का क्या मतलब हो गया, जिसने कार्डियक साइकिल जो है वो पूरा कर लिया, ठीक है? तो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो एवरी मिनट यहाँ पे जनरेट हो रहा है,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट वर्क हो गया एसएएन का और एवीएन का, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम यही कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो ये रिदमिक एक्टिविटी है ये 72-75 तक रन करता है, दोनों का एवरेज निकाला जाता है तो 72 आता है। ठीक है, 72, 73, 70, 71 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आप मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे जिससे मुझे ये चेक हो जाएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ एसएएन? राइट एसएएन अपर का, कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चों को आया समझ में? मुझे 2 ही बच्चों की आवाज आती है बस, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है? चलिए, व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ एवीएन? लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। अपर नहीं, लोअर लोअर। यस मैम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। हाँ ठीक है, लोअर साइड में है ये। अब जो ये नोडल टिश्यूज के जो बंडल्स हैं, ठीक है, तो बंडल्स जब आगे रन करेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, तो वो कौन बनाता है, एसएएन बनाता है या एवीएन बनाता है? एवियन। एवीएन। ठीक है, पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलेचर के साथ जो फाइबर्स होते हैं उसका नाम क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स। और तुरंत इंस्टेंटली इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो ये बंडल है ना, इसी को बंडल ऑफ हिस्स बोला जाता है। लेफ्ट और राइट तो ये बट गया ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बंडल ऑफ हिस्स कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही है इस पेज में आपके पास। और एवरेज कितना बीट होता है हार्ट का पर मिनट? 70 to 75 per minute। क्यों होता है 70-75? क्योंकि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है इतना ही जनरेट होता है, 72 टाइम्स ही जनरेट होता है। जैसे छोटे बच्चों का, जब आप छोटे बच्चे क्या, बिफोर बर्थ की बात में कर रही हूँ। ठीक है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप अपना देखिए, आपके घर में कोई बच्चे हो उसका देखिए, खुद का देख लीजिए। बॉयज होंगे तो देखिएगा 137 बीट्स पर मिनट, 140 बीट्स पर मिनट, 150 बीट्स पर मिनट। गर्ल्स होंगी तो 180 बीट्स पर मिनट, 185 बीट्स पर मिनट, क्योंकि गर्ल्स में जो oogenesis है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। तो गर्ल्स की बॉडी को थोड़ा सा वहाँ पे अब जिसको जितना, अब मैं आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन पूछूं कि आप एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम हार्ट बीट ज़्यादा होगा या सोएंगे तब? कब होगा ज़्यादा? ज्यादा होगा। जब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ऑब्वियस है, कोई भी बच्चा बता सकता है। तो आपको जब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ना तो हार्ट बीट ज़्यादा लगेगा उसमें, मतलब हार्ट बीट ज़्यादा लगने का मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से गर्ल्स का बिफोर बर्थ का हार्ट बीट रेट ज़्यादा होता है पर मिनट का, बॉयज़ का कम होता है। ठीक है, लेकिन होता तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर मैं ये भी बोल रही हूँ कि बॉयज़ का 140, 145, 137 बीट्स पर मिनट है, तब भी इस रेट का तो डबल तो है ही है ना, क्योंकि उसमें तो मैं रिपेयरिंग डेवलपमेंट भी नहीं बोल सकती, उसमें तो एक्चुअली जो एक ज़ायगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है वो पूरा होल बॉडी बनाने का काम कर रहा है। तो सोचिए कितने फास्ट रेट से हो रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले पावर सप्लाई का इंतजाम किया जाता है। तभी मैंने आपको क्या बोला, 3rd मंथ के एंड से ही हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी सीखे आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल जब हम लोग देखते हैं तो फिर यहाँ पे वापस वही क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर आपका हार्ट जो है वो काम करता कैसे है। ठीक है, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, आसानी से आप इसको देखेंगे तुरंत समझ सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है, सबसे पहली चीज कि जो आपका हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में अभी तक जो इसके चेम्बर्स है ना वो तो एटलीस्ट आपके ब्रेन में प्रिंट हो ही गया होगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा जो है चैम्बर है वो अवेलेबल है। नहीं अगर होगा तो फिर तो समझने में दिक्कत होगी। तो जिसकी वजह से क्या है, अब आपके हार्ट के पास कब इसके किस चैम्बर को कॉन्ट्रैक्शन करना है और कब इसके किस चैम्बर को रिलैक्सेशन का काम करना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हार्ट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो देखिए अभी इस हार्ट में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बस इतनी स्टोरी है।
डायस्टॉल मतलब होता है रिलैक्स्ड। डायस्टॉल मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड होता है। जॉइंट डायस्टॉल का मतलब होता है एक साथ मिलके रिलैक्स्ड स्टेट के साथ सब इस जर्नी को शुरू करते हैं। फिर क्या होगा? ट्राइकस्पिड बोलने का मतलब है दिस वन, और बाइकस्पिड बोलने का मतलब है दिस वन। ट्राइकस्पिड बोलने का मतलब राइट साइड का, बाइकस्पिड बोलने का मतलब लेफ्ट साइड। तो जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है ओपन हुआ, तो इसके ओपन होते के साथ इसने क्या किया था एट्रियम में? तो एट्रियम ने जो पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से जो ब्लड लिया था वो कहाँ गया इसके पास? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। कहाँ गया? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। तो अब ये वेंट्रिकल कहाँ से आया बीच में? सो देखिए, हाँ पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं। देखिए ये आपके सामने ना अभी यहाँ पे एक ये डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम है, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये पर्पल कलर से जो सुपीरियर वेना कावा लिखा हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. कहाँ ओपन हो रहा है? मैम राइट एट्रियम से आ रहा है। Right. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नीचे सुपीरियर मतलब ऊपर वाला। अच्छा, नीचे ये इंफीरियर वेना कावा जो है ये कहाँ ओपन हो रहा है? राइट Right वेंट्रिकल। ventricle, ma'am. नहीं, और ध्यान से देखिए, ये पता है ये जो आपको होल जैसा यहाँ दिख रहा है ना, ये दिस वन, Yes, ma'am. ये, मैम वो तो एट्रियम में है। हाँ ये इंफीरियर वेना कावा एट्रियम में ही ओपन हो रहा है। मैं यही समझाना चाह रही हूँ आपको। मैं बोल तो रही, इसको आपने पोजिशनिंग समझ लिया तो आप सबसे इंटेलिजेंट है। इसको देख के कोई भी बच्चा क्या समझ सकता है, बोलेगा अच्छा जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आंसर दिया था कि वेंट्रिकल, नहीं, नॉट इन वेंट्रिकल। ये सुपीरियर वेना कावा जैसे आपका हेड है, आपके दोनों हाथ हैं, मतलब हार्ट का ऊपरी हिस्सा, उन सब को जो ब्लड देना है वो सुपीरियर वेना कावा भेजेगा। और नीचे लीवर है, किडनी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैर है, एक्स वाई जेड जो भी है, वो किसी भाई ये भी तो अपने पास कंपार्टमेंटलाइजेशन करेगा ना। ये तो बोलेगा हाँ भाई ऊपर वाला हिस्सा तुम यहाँ से भेजना, नीचे वाले हिस्से तुम यहाँ से भेजना। ठीक है, तो कॉपी में नोट कर लीजिए, सुपीरियर वेना कावा opens into right atrium and inferior vena cava also opens into right atrium। दोनों राइट एट्रियम में ही ओपन हो रहा है। ठीक है, दोनों कहाँ ओपन हो रहा है? यहाँ पे राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये जब राइट एट्रियम में दे रहा है ब्लड को, और राइट एट्रियम ने जब लिया है तो रखिएगा थोड़ी अपने पास, ये क्या करेगा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहाँ पे भेज देगा। अब एक और स्टोरी में ट्विस्ट क्या है तो समझिए ध्यान से। अगला जो ट्विस्ट है स्टोरी में कि अभी अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि ये क्या है, ये देखिए, एक आपको यहाँ पे पल्मोनरी वेन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पल्मोनरी वेन दिख रहा है। Yes, ma'am. बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। और मतलब एक चीज अच्छी है कि एटलीस्ट कलर सेपरेशन तो वैसा कर दिया है कि बच्चे एटलीस्ट समझ सकते हैं इसको देख के। ठीक है, मैं इसको पहले थोड़ा जूम करके आपको लगाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आए। लिखा हुआ तो बहुत कम है, क्या लिखा है आप उससे अच्छा आंसर कर सकते हैं। पहले आप इसको समझिए, देखिए आपने नोट किया नोटबुक में जो बोला मैंने आपको, आपने नोट किया? यस। हाँ, चलिए आप बताइए। मैंने बोला कि आपको यहाँ पे एक तो ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, इसकी बात मैं नहीं कर रही, आर्टरी में नहीं पूछ रही आपसे, मैं पूछ रही हूँ ये जो पल्मोनरी वेन है, ये दिस वन एंड दिस वन दिख रहा है? यस मैम। कितने हैं ये नंबर में? टू। 1 2 3, टू। टू क्यों है? क्योंकि आपके पास लंग दो हैं। अब आया समझ में? Yes, ma'am. क्योंकि आपके पास यस लंग्स मैम। कितने हैं? टू है आपके पास। ठीक है,
तो ये पल्मोनरी वेन भी यहाँ आपको 2 नजर आ रहे हैं, 2 आपको यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है ये भी नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ये जो पल्मोनरी वेन है आपको कहाँ ओपन होता हुआ दिख रहा है? राइट एट्रियम। कहाँ ओपन हो रहा है? लेफ्ट एट्रियम। हाँ, राइट नहीं है वो, राइट जो आपको दिख रहा है एक्चुअली लेफ्ट है आपका, क्या है लेफ्ट वो? लेफ्ट। लेफ्ट है। अब सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड ये स्ट्रक्चर है, आपका हार्ट जो समझने में ऐसा हो रहा है तो बेचारा काम कर रहा है, सोचिए टिल डेथ तक वो काम करता रहेगा, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्क जो है ये खुद परफॉर्म कर रहा है। एक बार ये समझ गए ना, उसके बाद कुछ समय नहीं लगना है सारा ओवर होने में, बहुत ध्यान से इसको समझना है, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। तो ये जो आपका है, तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल और क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो पहले लंग जो है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम को लाके देगा, तभी तो ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। बात समझ आ रही मेरी, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे ये सब के सब मिलके एक साथ जो काम कर, सबसे पहले शुरुआत में जब ये स्टार्ट होता है तो हमने जो चैम्बर बोला 1 2 3 और 4, तो ये चारों के चारों सबसे पहले रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जिसको हम लोग जॉइंट डायस्टॉल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? जॉइंट डायस्टॉल कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका ये ट्राइकस्पिड मतलब राइट साइड का और बाइकस्पिड मतलब लेफ्ट साइड का, तो ये पल्मोनरी वेन जो है ये, और जो वेना कावा है, मैंने क्या क्या बोला है समझना है ध्यान से। मैंने पल्मोनरी वेन भी बोला है दिस वन, और मैंने वेना कावा भी बोला है, ठीक है। तो जो पल्मोनरी वेन है ये, इसने ब्लड को कहाँ जाके दिया है? लेफ्ट एट्रियम को दिया है। नोटबुक में नोट किया आपने? पल्मोनरी वेन ओपन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम, इतना ही लिखिए, बहुत है आपके लिए। फिर क्योंकि आप जब बुक में पढ़ना शुरू करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं ये भी बोल दे रही हूँ। स्टेटमेंट आपको क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट जब आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो लिखा होगा वहां पे, क्या आपकी किताब का स्टेटमेंट है उसको भी देख लीजिए, लिखा होगा पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा ओपन्स इनटू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रेस्पेक्टिवली। अब आप समझते रहिए क्या है ये, तो जिसकी वजह से मैंने आपको अलग अलग करके यहाँ पे समझाया। पल्मोनरी वेन ओपन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड वेना कावा, चाहे सुपीरियर हो चाहे इंफीरियर हो। सुपीरियर राइट आपके अपर एट्रियम। बॉडी पार्ट से हाँ ब्लड ला के देगा, और इंफीरियर जो है आपके लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड ला के देगा, ठीक है। तो इसने जब यहाँ पे ला के दिया, तो ला के देने के बाद फिर क्या होगा, जब ला के देगा एट्रिया के पास कुछ होगा तभी तो ये आगे ब्लड भेजेगा, नहीं होगा तो बेचारा भेजेगा क्या, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वेंट्रिकल भी तो अपने पास वैल्व रखता होगा ना, जिससे ये क्या करता होगा, ब्लड को सप्लाई करता होगा या भेजता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी पोजीशनिंग दी नहीं है, तो वो जो फाइनल ओपन होता है उसको हम लोग सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी लूनर वाल्व बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जिस वक्त दोनों के दोनों वाल्व ओपन होते हैं, मतलब चाहे ट्राइकस्पिड हो चाहे बाइकस्पिड हो, तो जब दोनों के दोनों ओपन होंगे उस टाइम जो सेमी लूनर वाल्व है वो क्या होता है, क्लोज होता है। एक साथ कभी चारों ओपन नहीं हो सकता, दो ओपन होगा तो नीचे वाला दो क्लोज होगा, ताकि सारी तैयारी है कि किसी भी तरीके से बैक फ्लो या ब्लड जो इधर उधर है उसके जाने का काम तो बिल्कुल भी ना हो सके, ठीक है। फिर से मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेमी मतलब सुपीरियर वेना कावा जो है ये किस में ओपन होता है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ठीक है। पल्मोनरी वेन मैम लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट, इसको बिठा लिया आपने दिमाग में, क्रिस्टल क्लियर हो गया बिल्कुल, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब एक सेमी लूनर वाल्व क्योंकि लिखा नहीं है पोजीशनिंग आपकी बुक में, तो जिसकी वजह से एक लाइन तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आएगा ये चल क्या रहा है ना। इतना तो वो तो आपको समझ आ ही गया, सिर्फ आपके पास यहाँ पे है
semi lunar valve. The semi-lunar valves are pocket-like structures attached at the point at which the pulmonary, यहाँ पे आर्टरी की बात करी जा रही है, आर्टरी आर्टरी लिखा है मैंने, और आर्टरी आगे जाके जिसमें मर्ज होता है, जो थिक होगा उससे, उसको अयोटा बोला जाता है। एंड द अयोटा लीव द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल बेचारा भी तो बंद होगा, चलता थोड़ी रहेगा ये, है ना। लीव द वेंट्रिकल, हो गया ये, ठीक है। यस मैम। आगे चलते हैं। देखिए ये अभी तक जो मैंने आपको समझाया है ना, उससे आपका ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ। इसको देखिए, मैंने क्या बोला कि पहले तो जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट हुआ, कार्डियक साइकिल इज इनिशिएटेड फ्रॉम जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, बस ये पहला पॉइंट हो गया आपका। देन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर ओपन। फिर क्या हुआ, पल्मोनरी वेन किसको ब्लड दे रहा है, यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है लेफ्ट एट्रियम, और वेना कावा किसको दे रहा है, राइट एट्रियम को दे रहा है। तो मैंने क्या बोला था, एक ही लाइन में 10 लाइन खत्म कर दिया इसने। इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल देखिए रिस्पेक्टिवली लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमी लूनर वेल्व्स जो है क्लोज एट दिस स्टेज। फिर ये क्या करेंगे, ऐसे एन जो है ना, ये जैसे ही ब्लड का प्रेशर आता है ना, अब जैसे होता है ना, कई बार आप दरवाजा तो तभी खोलने जाते हैं ना जब कोई डोरबेल बजाए, तो ठीक उसी तरीके से ब्लड का जो प्रेशर है ना, वो इसको ट्रिगर करने का काम करता है, ठीक है। एसएन मतलब यहाँ जो ऊपर था, एसएन जो है ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, तो जिसकी वजह से ना ये दोनों एट्रिया को क्या बोलता है, कहता है कि बस बस जो ब्लड है ना, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया है, ठीक है, अब तुम कॉन्ट्रैक्शन करो। मैंने क्या बोला, एसएन को किसने ट्रिगर किया, जब इसमें ब्लड आएगा, भरेगा, प्रेशर होगा इसका, तो ये एसएन को एक्टिवेट करेगा। एसएन बोलेगा तुरंत इंस्टेंटली साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो सिस्टोल मतलब सिकुड़ना होता है, तो एट्रियल सिस्टोल होगा। कितना क्रिस्टल क्लियर है, सोचिए, समझ आ रही मेरी बात आपको, यस मैम। क्या हुआ, हाँ। तो Yes, फिर ma'am. क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल हो गया। तो एट्रियल, जब ये इसमें आपने ब्लड भरा और भरने के बाद अचानक से एसएन जो है अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके कह रहा है बस तुम ना श्रिंक करो, सिस्टोल करो। तो क्या होगा ना, ये इतना प्रेशर मारेगा कि इसके प्रेशर की वजह से ये ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ और ये बाइकस्पिड वाल्व यहाँ जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा कि जो ब्लड का फ्लो है ये 30% यहाँ पे बढ़ा देगा, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल जो है ये मतलब कंडक्टेड, मतलब आगे 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 की तरफ चलता चला जाता है। तो अब एवीएन चुप थोड़ी बैठा रहेगा, एवीएन भी झटका खाएगा, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा ब्लड का प्रेशर लेते के साथ। तो एवीएन जब झटका खाएगा तो एवीएन का तो आपको पता ही है, ये तो यहाँ से आगे रन करता 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 पूरे वेंट्रिकल में ही उसको आगे ट्रांसमिट करने का काम करेगा। और जो एवी बंडल है वो आगे जाके बंडल ऑफ हिस में, और ये हिस जो है पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में किसके थ्रू, परकिंजे फाइबर्स के थ्रू पूरा झटका भेजेगा अपना, ठीक यस। है।
तो जो ये ब्लड इसने वेंट्रिकल ने रिसीव किया था, अब ये सब मिल के इस बेचारे को परेशान करेगा, बोलेगा अब तुम सिस्टोल करो, ठीक है। तो जब ये सिस्टोल करेगा तो उस टाइम में क्या है, एट्रिया तो भेज के अपना निश्चिंत हो लिया, ठीक है। तो उस टाइम में क्या है, एट्रिया जो है रिलैक्स स्टेट में है। तो बच्चों को मैं एक ट्रिक सिखाती हूँ, क्या, कार्डियक साइकिल लिखने का। बच्चों को मैं ट्रिक ये सिखाती हूँ कि जब कभी एग्जाम में पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है कि जब आप एट्रिया को डायस्टॉल में दिखा रहे हैं तो 2000% गारंटी है कि इस टाइम वेंट्रिकल सिस्टोल में होगा। जब आपने जैसे ही एफएन को एक्टिवेट करके इन दोनों को सिस्टोल में कराया है तो वेंट्रिकल डायस्टॉल में है, और जैसे ही सिस्टोल करा के आपने ब्लड को आगे भेजा जब वेंट्रिकल सिस्टोल में है तो एट्रिया क्या हो जाएगा, डायस्टॉल में है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है ये क्या करेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर को बढ़ाएगा। बढ़ाने की वजह से ये जो वाल्व है ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इसकी खासियत ये है कि ये दोनों, ये जब आपको ऐसे पंप करता हुआ नजर आ रहा है तो एक चीज इसमें नोट करेंगे कि ये ऐसे बंद हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल में जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है ना तो ये क्या करता है, इसको बंद कर देता है, वाल्व को बंद करके क्या करता है या क्यों बंद करता है, तो साफ साफ आपको एक स्टेटमेंट हर जगह पे लिखा हुआ ब्लड दिखेगा, वापस नहीं टू, जाए इसलिए। हाँ, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को ये रोकने का काम करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्लड का बैक फ्लो है वहां पे बंद हो जाएगा। देन आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। फिर जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है अगर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो सेमी लूनर वेल्व्स जो है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड में और अयोटा लेफ्ट साइड में, देख लीजिए, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी ये रहा और अयोटा ये रहा। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये चला 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 गया कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी। कोई दिक्कत है, समझ आया, No, yes, यस ma'am. मैम। क्या कहाँ से जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी Lung, कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मतलब कहाँ से निकल रहा है ये, राइट heart, वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। ये हाँ, बहुत right ventricle. इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। और ये ना मतलब क्रिस क्रॉस करता हुआ जा रहा है। ये एक बात याद रखनी है, सही में जब आप हार्ट की एनाटॉमी आजकल तो यूट्यूब पे मतलब सर्जिकल वर्क कर रहे होते हैं तो उसका भी एक्सपेरिमेंटल सब कुछ उस पर डला होता है, ठीक है। जब आप देखेंगे ये सही में क्रिस क्रॉस करके जा रहा होता है, इसकी वजह से ज्यादा बच्चों का दिमाग खराब होता है। और यहाँ ये जो जा रहा है अयोटा में, ये देखिए ये कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। Left ventricle. अब आया समझ में, यही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। मैम उल्टा हो रहा है। हाँ, ये क्रिस क्रॉस होके जा रहा है, आप अपना दोनों हाथ ऐसे क्रॉस कर दीजिए, वैसे जा रहा है, अब समझे। यस मैम। हाँ, बच्चों को ऐसा देखने में लगता है कि ये इधर है तो यही कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ऐसा नहीं है। ये राइट वाला जो है, राइट वेंट्रिकल जो है ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जाएगा अयोटा। अब देखिए, अब ये लाइन क्रिस्टल क्लियर होगी आपको, ठीक है। पोजिशनिंग देख लिया तब क्लियर है। अभी देखिए पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड, कोई दिक्कत है, और अयोटा लेफ्ट साइड, ठीक है। बस जो डायग्राम है ना उसको तो, ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें इसने कलर सेपरेशन जो है बहुत बढ़िया करा है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि एक भी पॉइंट समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत आई होगी। इसका तो ऐसा ही कलर प्रिंट आउट निकाल के ना अपने वॉल पे चिपका लीजिएगा, ठीक है। तो जिंदगी भर के लिए जो कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जितना स्टेटमेंट लेक्चर लिखा है सब देखिए, सिर्फ एक डायग्राम की हेल्प से क्रिस्टल क्लियर आपको होता जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, फिर जो वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल जब आगे की तरफ भेज देगा तो बेचारा क्या हो जाएगा, खुद खाली हो जाएगा। और ये सर्कुलेटरी पाथवे के लिए अब आपने इसको क्या किया, इसने ब्लड को भेज दिया। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, जब भेज ही दिया तो वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो गिरेगा तो जो सेमी लूनर वाल्व है ना वो फिर बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद ये इस चीज को अश्योर करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से जो आर्टरी अयोटा को ब्लड भेजा गया कहीं वापस बैक फ्लो हो जाए,
उसको भी बंद करने के लिए इसने भी अपना दरवाजा जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा, फिर पीछे से मैंने क्या बोला था, एक ओपन होगा तो दूसरा क्लोज होगा। तो ये जब क्लोज होगा तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो है फिर वही कहानी शुरू होगी जहां से हमने शुरू किया था। फिर ये ओपन हो जाएगा, फिर एट्रिया एक्साइटेड हो जाएगा, फिर एट्रिया एक्साइटेड हो जाएगा तो फिर एसएन एक्टिवेट होगा, फिर एसएन क्या करेगा, नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और फिर ये जो सारी कहानी है ये चलती रहेगी। अब आया समझ में? क्रिस्टल क्लियर है सबको? यस मैम। समझ आया? ठीक है। हाँ मैम। देखिए तो ये आपका क्या हो गया, ये कार्डियक साइकिल हो गया। क्या बोला हमने? अब ये देखिए, ये तो क्रिस्टल क्लियर यहीं से आपको। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ने ब्लड किसको दिया? राइट एट्रियम को दिया, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन जो है यहाँ पे, इसने किसको दिया? लेफ्ट एट्रियम को दिया। जैसे ही आया तो ब्लड के प्रेशर ने क्या किया? एसएन को एक्टिवेट किया। एसएन को जब एक्टिवेट किया तो ये जो आपका ट्राइकस्पिड है और ये जो आपका बाइकस्पिड है, ये दोनों का दोनों ओपन हो गया। और हाँ, जैसे ही ये कैसे गया? डायस्टॉल में गया। पहले तो ज्वाइंट डायस्टॉल से स्टार्ट ही हुआ है। ब्लड का प्रेशर जब बढ़ा तो इसने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों को एक साथ खोला। जब दोनों ओपन हुए तो ब्लड को कहाँ भेजा गया? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा गया, वेंट्रिकल। ठीक है। फिर ये वाल्व है ना जो जा रहा है आगे, रन कर रहा है, तो ये सेमी लूनर वाल्व जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ भेजेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसको यहाँ से ऐसे क्रिस क्रॉस करता हुआ कहाँ भेजेगा? आयोटा में भेजेगा। आयोटा। तो जब ये ब्लड को भेज देगा तो जब ये खाली होगा तो फिर ये कैसे हो जाएगा? ये डायस्टॉल में हो जाएगा। जैसे ही ब्लड को आगे भेजेगा ना, ये दोनों भी अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा, बोलेगा भाई कहीं ऐसा ना हो बैक फ्लो होके ब्लड जो है वो हमारे पास ही आ जाए। लेकिन ये एट्रियम बेचारा भी कितने देर तक खुश होगा? फिर तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा लेफ्ट राइट साइड में, और पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट साइड में, फिर वापस ब्लड भेजेगा। फिर एसएन जो है नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये पूरी जिंदगी जो है ये काम आपके हार्ट में चलता रहता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो पंप करता रहता है, ठीक है। आपने इसके पहले मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने ये चैप्टर स्कूल में पढ़ रखा है, लेकिन मैं इतना गारंटी देती हूँ कि आपको क्लियर तो कभी नहीं हुआ होगा कि कहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है। यस आज मैम। क्लियर हो गया सबको, है ना? यस मैम। यस मैम। क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप तो बिल्कुल जैसे ये आपने समझा ना, तो ये चैप्टर कुछ नहीं है आपके लिए, हवा है, अब खत्म हो गया। जो पार्ट होना था समझना तो सब कर दिया आपने, ठीक है। ये साइक्लिकली जो है रिपीटेशन के साथ साथ ये कार्डियक साइकिल जो है पूरी जिंदगी चलता रहता है। इसमें गेम किसका चलता है? सिस्टोल और डायस्टोल का चलता है। आपको पता है कि 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो 72 बार 72 टाइम्स धड़कता है। रीजन ये है कि इतना कार्डियक साइकिल भी चलता है। इसका बोलने का ये मतलब हुआ कि सही में आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। और इसका ये मतलब हुआ कि इसी स्पीड के साथ वो ब्लड जो है वो किडनी को भी भेजा जा रहा होगा फिल्ट्रेशन करने के लिए। सोचिए, तुरंत इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए पहले ही हिंट कर दूंगी मैं आपको, जिसकी वजह से आपका किडनी जो है एक दिन में 180 लीटर का फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। सुनने में बच्चों को लगता है कि भाई इतना ज़्यादा, मतलब हॉरिबल रेट जो है वो कैसे हो सकता है? दो नॉर्मल से दिखने वाली किडनी जो है वो 180 लीटर का फिल्ट्रेशन कैसे कर सकता है? उसका रीज़न ये है कि हार्ट का भी तो रेट देख लीजिए ना, ये यहाँ पे कैसे किस रेट से काम करता है और कैसे यहाँ पे सर्कुलेट कराने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब 1 मिनट में 72 बीट है तो एक कार्डियक साइकिल का भी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, रेट होगा। तो एक कार्डियक साइकिल का जो यहाँ पे रेट है वो क्या है आपका? 0.8 सेकेंड। कैसे निकाला इसको? तो इसको निकाला ऐसे कि आपका जो कार्डियक साइकिल है, तो आप इसको 1 मिनट में ही 72 टाइम देख रहे हैं। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना आता है? 0.8 सेकेंड का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आउटपुट की बात कर लीजिए। तो पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल आपने देखा, ठीक है। उस कार्डियक साइकिल में क्या है, आपका जो हर एक वेंट्रिकल है, मतलब दोनों की बात एक साथ करी जा रही है, तो ईच वेंट्रिकल मतलब दोनों में से एक को अलग कर दीजिए। तो इसका ये मतलब है कि ईच वेंट्रिकल जो है 70 ml ब्लड जो है वो क्या करेगा? यहाँ से आउट करेगा।
तो इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज कंसर्न्ड विथ एट्रिया, ऑप्शन बी वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ऑप्शन डी आयोटा आर्टरीज एंड वेन्स। तो किसको टिक करेंगे? Ventricles. वेंट्रिकल्स, ओनली वेंट्रिकल्स, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है आपको। हम जो हर एक वेंट्रिकल क्या कर रहा है, 70 ml ब्लड जो आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पास कर रहा है, इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, तो इसको आपको क्या करना है, हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मतलब हुआ कि 1 मिनट में जैसे 72 बीट्स है, तो ये आपको ना उस पर्सन का कार्डियक आउटपुट बता देगा। क्या बता देगा? ये कार्डियक आउटपुट बता देगा। तो जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड हर एक वेंट्रिकल 1 मिनट में आगे पास करता है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। तो इसका डेटा कितना निकलता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में, 5000 ml, और 5000 ml का मतलब 5 लीटर ही होता है, 5 लीटर ही होता है। ठीक है, और अब ये भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा। छोटे बच्चों का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें हार्ट बीट तेज होता है क्योंकि सेल डिवीजन और बहुत मतलब ग्रोइंग एक्टिविटी इनकी बॉडी में हो रही होती है। लेकिन ऐसे भी आप भी अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एथलीट्स का जो हार्ट बीट का रेट आप देखिएगा तो क्या होगा, वहाँ पे फास्टर होगा किसके मुकाबले, ऑर्डिनरी ह्यूमन के मुकाबले। अब जो हर एक कार्डियक साइकिल है ना, उसका एक प्रोमिनेंट अपना साउंड होता है, जो कि जिसको कहते हैं ना डॉक्टर, वो आला लगा के जो चेक करते हैं, वो स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, ये बचपन से जानते हैं आप। ठीक है, तो उसमें से जो फर्स्ट हार्ट साउंड है, मूवीज वगैरह में बहुत दिखाया जाता है इसको, उसको हम लोग इस लैंग्वेज में लब कहते हैं। और ये जो साउंड है, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व के क्लोजर को दिखाता है, उसकी वजह से आवाज आती है। ठीक है, और दूसरा जो साउंड है यहाँ पे डब है, वो सेमीलुनर वाल्व के क्लोजर से रिलेटेड है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि साउंड दोनों एक ही जैसा देखने में लगता है। लब साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, व्हाइल डब साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वाल्व। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, इस पेज में कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े हम लोग। Yes, ma'am. चलिए आगे देखिए, ईसीजी पे हम लोग आते हैं। मूवीज वगैरह में आपने बहुत सीन देखा होगा ईसीजी का। ठीक है, एक स्क्रीन जो है, ईसीजी मशीन जो है, उसमें ऐसे 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 बहुत सारे वेव्स जो है वो चलते रहते हैं, और जैसे जैसे स्ट्रेट हो जाता है तो हम बोलते जा, ये तो बंदा मर ही गया। ये कैसे समझ जाते हैं, क्योंकि आपको भी बचपन से देखते देखते मूवीज में इतना तो पता चल ही गया है कि ये जो ग्राफ है ये हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब उसकी डेथ हो गई। तो वही आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने एक मशीन देखा होगा जो कि लगातार पीप 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 की आवाज जो है वो आती रहती है उससे। तो मशीन यहाँ पे उल्टा है। बच्चे सोचते हैं कि मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो वो ग्राफ है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उल्टा है यहाँ पे। जो मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो आप वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोनों को ईसीजी ही बोला जाता है। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि बताओ मुझे ईसीजी का क्या मतलब समझते हैं, कुछ नहीं है। ईसीजी बोलने का मतलब है कि आपका हार्ट जो है कार्डियक साइकिल में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो दिखा रहा है। तो इसको हम लोग ईसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ईसीजी कहते हैं। ठीक है, अब इस ईसीजी की खासियत ये है कि सिर्फ टी से लेके टी तक, ये भी मैंने नीट में क्वेश्चन देखा है कि ईसीजी डायग्नोसिस के टाइम में कौन कौन से वेव का इस्तेमाल किया जाता है। एक में लिखा था ओनली QRS, फिर लिखा था PQRST, एक में लिखा था WXYZ। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए तो कंफ्यूजन ही पार्ट है, बट ये पी से लेके टी तक मतलब PQRST एक साथ चलते हैं विदाउट एनी गैपिंग। कोई गैप वैप हमने नहीं दे रखा है बीच में, ये अच्छी बात है। ठीक है, पेशेंट को जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट किया होता है। उसमें एक तो दोनों रिस्ट में होता है, फिर क्या होता है एक लेफ्ट एंकल में भी कनेक्ट किया होता है, और हार्ट एक्टिविटी को लगातार उसमें मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है,
चेस्ट रीजन में बहुत सारे लीड्स लगे होते हैं क्योंकि वहीं से सारी एक्टिविटी तो उस मशीन में देखनी होती है, ठीक है। अब हर एक जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पीक है ना वो कहाँ पे नजर आता है, आर पे नजर आता है, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन हमने कहाँ से कहाँ तक किया है, पी से लेके टी तक में किया है। जो एक कहते हैं ना आइडियल ईसीजी जो है उसमें पी से लेके टी तक जो वेव्स है वो ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन का देखिए जिसको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसका जाके ईसीजी निकाल के देखिए, ऐसा नहीं होगा, वो एब नॉर्मल होगा, ये छोटे छोटे होंगे, ये पीक जो है छोटे छोटे होंगे। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बहुत हाई रहता होगा, एक्सेस है, तो उसमें पीक क्या होता होगा, ज्यादा रहता होगा, ठीक है। तो पी वेव जो है, पी वेव मतलब, पी वेव बोलने का क्या मतलब हुआ, ये फर्स्ट वाला जो पी वेव है, ठीक है। तो ये पी वेव जो है ये क्या करता है, मैंने आपको सिखाया था कि जो एट्रिया है ना वो एक्साइट होता है। एक्साइट कब होता है, तो एक्साइट तब होता है जब हाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो एक्साइट होने का तो मतलब ये, तो विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम एक साथ देखते हैं, तो ये क्या करता है, वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। क्या दिखाता है ये, वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत देर तक, भाई 1 मिनट में जब 72 टाइम्स ये बीट कर रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना शॉर्ट ड्यूरेशन का है। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन जो है तुरंत ये क्या करेगा, क्यू को मार्क करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्यू आर एस टी, तो क्यू को जब आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कीजिएगा तो क्यू को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि सिस्टोल की बिगनिंग को दिखाता है, क्योंकि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से शुरू हो रहा है। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्यू से हो रही है। फिर देखिए टी वेव जो है, कौन सा वेव है यहाँ पे, लास्ट वाला, ये जो टी वेव है इसकी बात करी जा रही है। टी वेव जो है यहाँ आपका सिस्टोल एंड हो गया ये दिखाता है, ठीक है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को एक प्रॉपर टाइम पीरियड में कैलकुलेट करके किसी भी पर्सन का जो हार्ट बीट का रेट है वो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। और बहुत अलग अलग इंडिविजुअल से अगर आप ईसीजी देखते हैं तो नॉर्मल क्या होता है, सेम होता है, लेकिन अगर कोई डेविएशन इसमें हुआ इसका मतलब है कि इस पर्सन को कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, डिजीज है। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ईसीजी समझ आया सबको, आगे चले हम लोग। मैम टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ डायस्टोल होगा ना वहाँ पे, कहाँ पे, टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ डायस्टोल। देखिए ये टी वेव जो हम लोग देख रहे हैं ना, तो वेंट्रिकल जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट यहाँ पे चला गया। कहाँ चला गया, एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट जब चला गया मतलब रीपोलराइजेशन जब हो गया है, ठीक है। तो सिस्टोल खत्म हुआ ना, ऐसे सोचिए, हम बिगनिंग थोड़ी बोल रहे हैं, एंड बोल रहे हैं। तो इसके लिए इसने क्या किया है, एंड ऑफ सिस्टोल लिखा है, आप समझे। मैम बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल होता तो अगर ठीक होता। हाँ वो भी ठीक है, उसको उल्टा करके लिखा है इसने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है मैम। और कोई डाउट किसी को, मैम और एक डाउट है कि वहाँ पर लिखा है क्यू क्यू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, क्यों लिखा है। अच्छा हाँ ये ऐसा इसलिए लिखा है ना कि ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ये देखिए ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो हमने जब पहले ही यहाँ पे बोल दिया, यही पॉइंट मैं रिपीट कर रही थी आपको, कि ये जब बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और सिस्टोल जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बोलने का मतलब है सिस्टोल, ठीक है। रिलैक्सेशन तो हम लोग बोल नहीं रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्यू से ना, आप समझे। अगर हम इस पूरे को बोले कि सिस्टोल है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि शुरू कहाँ से हो रहा है, अब बताइए, अब आया समझ में। यस मैम, क्यू से। बस इतनी ही छोटी सी बात है। अगर हम इस पूरे को बोल रहे हैं कि सिस्टोल है, तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बताओ शुरू कहाँ से हो रहा है, तो क्यू पे। बताओ खत्म कहाँ हो रहा है, एस पे। बताओ इसका पीक कहाँ है, तो आर पे। बस यही है, ठीक है। यस मैम। चलिए
आगे देखिए, एक यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये बहुत हेल्प करने वाला है आपकी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ब्लड को सर्कुलेशन कराने का, तो इसके पास क्या है ना, किसी भी आर्टरी में और वेन में जब हम लोग देखते हैं तो इसके बेसिकली क्या है, 3 लेयर्स है, ठीक है। अब 3 लेयर्स जो है इसके पास, तो सबसे यहाँ जो अंदर है आपके पास, ये सबसे इनर वाला, ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर येलो कलर बोल सकते हैं, तो सबसे जो इनर है यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको ट्यूनिका इंटिमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ट्यूनिका इंटिमा। दूसरा वाला जो है ये अच्छी बात है, बेचारा बीच में भी है, नाम भी इसका ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है। और सबसे बाहर वाला जो है यहाँ पे, इसको हम लोग ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं और इसको हम लोग ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं, ठीक है। इतना ही है। ये 3 लेयर्स को आपको दिमाग में रखना है कि चाहे हम ब्लड के आर्टरी को देखें, चाहे हम वेन को देखें, इसके पास बेसिक 3 लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाले को इनर है भी सही में, नाम भी इंटिमा है, ट्यूनिका 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 तीनों में लगा देना। बीच वाला ट्यूनिका मीडिया, बाहर वाला ट्यूनिका एक्सटर्ना। याद हो गया सबको? लेकिन वेन्स में जो ट्यूनिका मीडिया है ना, मतलब बीच वाला जो लेयर है, वेन्स में ये वाला जो लेयर है ना, ये थोड़ा सा पतला होता है, थिन होता है वेन्स में, बस इतना सा फर्क है दोनों में, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि जैसे कि आप पहले ही सीख चुके हैं कि ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल ने दिया और पल्मोनरी आर्टरी में गया, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है पंप्स ब्लड इनटू द आयोटा। ये तो उसी टाइम मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताया, दोनों क्रिस क्रॉस करता हुआ जा रहा है, ठीक है। यस मैम। तो जो अब ये Yes. क्या बोल रहा है, ये देखिए यहाँ से ये पूरा क्या लिखा जा रहा है, ये बोला जा रहा है, देखिए ये ऐसा ही मिलता जुलता एक स्कीम जो है, जब मैं आपको पार्शियल प्रेशर वाला समझा रही थी, मैंने आपको 17 चैप्टर में समझाया था। तो अब जैसे ये लंग है, अब ये लंग जो है तो इसका काम क्या है, ये देखिए यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड किसको दे रहा, अब याद आया, देखिए लेफ्ट एट्रियम क्लियर है, जो मैं पूछ रही थी उस टाइम आपसे, ये देखिए। लेकिन क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है तो इसमें वेना कावा एक ही लिखा है, तो किसको जा रहा है ये, हाँ इसने ये नहीं बांट के लिखा है यहाँ पे कि सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा, एक साथ दोनों को ये राइट एट्रियम में गिरा रहा है, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन है यहाँ पे, तो ये किसको दे रहा है, लेफ्ट एट्रियम को दे रहा है, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को देगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन, ये कहाँ जाएगा, फिर फाइनली ये आयोटा में चला जाएगा, ठीक है। तो आयोटा में जब ये जाएगा, तो आयोटा से होता हुआ ये किसको भेज रहा है, ये बॉडी टिश्यूज को भेज रहा है, किसको भेज रहा है, बॉडी टिश्यूज को भेज रहा है। बॉडी टिश्यूज अपना पूरा प्रॉपर वर्क करने के बाद ये ब्लड क्या करेंगे, वापस देंगे हार्ट को, बोलेंगे ये लो तुम लंग को भेज दो। बॉडी टिश्यूज जब भेजेंगे हार्ट को तो वो यही मैसेज देंगे ना, बोलेंगे ये लो जो तुम ब्लड जो तुम लेके आए हो ना, तुम वापस दे दो लंग को ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर इसको क्या किया जाता है, वापस किया जाता है। तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करी जा रही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। वही बात बोली जा रही है, the deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपने कहाँ भेजा, पल्मोनरी आर्टरी में, ये देखिए दिया या नहीं दिया आपने, बताइए। इस यस साइड मैम। वाला हिस्सा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड का, यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे है पास्ड ऑन टू द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये देखिए पल्मोनरी वेन जब लंग में लिया तो लेके बैठा थोड़ी रहेगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ये पल्मोनरी वेन है, फिर ये कहाँ भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम को भेजेगा। ये पूरा डायग्राम लिखा हुआ है, ये समझ गए। हाँ बस मैं बोल देती हूँ एक बार ताकि आपको समझ आ जाए, समझा हुआ तो आपका है ही है, ठीक है। फिर दिस पाथवे कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन अभी हमने कौन सा हिस्सा देखा, मैंने आपको ऊपर वाले मतलब 17 चैप्टर में भी बताया था कि इसमें 2 सर्किट काम कर रहा है, एक सर्किट ये रहा और एक सर्किट ये रहा। तो इसकी वजह से ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है ना, जो हमने सिर्फ किसका देखा, हार्ट टू लंग देखा, ये देखिए पल्मोनरी इसको है। हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। यस मैम।
और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसका, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द अयोटा इज कैरीड बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज टू द टिश्यूज। आर्टरी से भी पतला आर्टेरियोल होता है, आर्टेरियोल से भी थिन पतले जो है कैपिलरीज होते हैं, फिर जाके फाइनली टिश्यू को, और अंत में तो कैपिलरी की थिकनेस सिर्फ एक सेल जितनी रह जाती है, ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सारे वेन्यूज के सिस्टम से, वेना कावा सब से कहाँ दिया गया, राइट एट्रियम में दिया गया, ठीक है। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, क्या है नीचे वाला, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ जो है सारे टिश्यू को वन बाय वन करके पहुंचाने का काम करता है, प्लस जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबको वहां से बाहर निकाल के भेजने का भी काम करता है, ठीक है। और इतना डिसिप्लिन्ड मैनर में है ये कि आपका चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, चाहे आपका लिवर हो, चाहे आपका किडनी हो, सब के सब ब्लड जो है, चाहे इंटेस्टाइन हो, लिवर हो, सब के सब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू अपना ब्लड जो है वो दे देते हैं और कहते हैं कि तुम लेके जाओ और वापस इसको हार्ट को दे दो, और हार्ट किसको भेजेगा, लंग को भेजेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मैम पोर्टल सिस्टम मतलब देखिए, अच्छा हिपैटो मतलब क्या होता है, फ्रॉम लीवर। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे स्प्लिट करते हैं पोर्टल का मतलब, तो हम लोग एक साथ एग्रीगेट करके यहाँ पे एक टर्म बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो इसमें क्या है कि पूरा का पूरा वेनस सिस्टम को आप देख रहे हैं, जहाँ पे पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस स्प्लीन, लिवर, इन सब का ब्लड जो है जब हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, हार्ट के साथ, तो इसको हम इस पूरे वेनस सिस्टम को हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। चलिए, और कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए आगे। नो आप किसी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, कोई सा भी, ये तो मैं मेरे ख्याल से 1000 टाइम्स आपको बोल चुकी हूँ, किसी में भी जाके देख लीजिए, 17 चैप्टर मैंने कराया, मैंने उसमें भी बोला आपको, सब में एक पैरा है रेगुलेशन ऑफ, जैसे ब्रीदिंग एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आगे जाके देखेंगे जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन एलिमिनेशन, उसमें बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी एक्टिविटी। रीजन ये है कि सारा काम और गेम जो है ना, ये किसकी वजह से चलता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से चलता है। भले ही सब चीज ऑटो एक्साइटेबल है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारा अपना जो है वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। सबको पता है कि हमारा जो हार्ट जो है वो इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड है, मतलब बाहर से तो कोई बैटरी नहीं लगाने जा रहा, लो भाई इतने दिन का लगाया है हमने तो इतना चलेगा। तो ये कैसा है, ये ऑटो रेगुलेटेड है। सब किसकी मेहरबानी है, नोडल टिश्यूज की। नोडल टिश्यूज नहीं हुए कहानी खत्म। आपने देखा है ना मूवीज में कई बार सीन की कोई ऐसा पर्सन है, तुरंत हार्ट बीट बंद हुआ है तो उसको शॉक देना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। वो जानबूझकर करते हैं ताकि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना बंद हुआ है वो किस तरीके से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हार्ट कैसा है हमारा, मायोजेनिक है, ठीक है। तो हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था, कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो न्यूरल सेंटर आपका है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये क्वेश्चन है आपका। ये कार्डियक एक्टिविटी को, अब ऐसा थोड़ी आप अपने मन से पकड़ के कंट्रोल कीजिएगा, हाँ भाई तुमको 1 मिनट में 72 टाइम्स में इतना करना है, मतलब बोलने का ये है कि ब्रेन वहां पे खुद ही सोच समझ लेगा कि मुझे कैसे किस तरीके से उसको रेगुलेट कराना है। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने आप को उसको मॉडरेट करके बढ़ाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि कार्डियक फंक्शन को थोड़ा सा ये मॉडरेट है, ये कर सकता है। और न्यूरल सिग्नल्स जो हैं आपके पास क्या है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर एक आपके पास क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो न्यूरल सिग्नल्स जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है और सिंपैथेटिक नर्व्स जो है, तो ये सब मिल के हार्ट बीट के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब आपकी एक्टिविटी उस तरीके की होगी, आपको एक्सरसाइज करना है उसकी वजह से। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा नहीं, रेगुलर अगर आप 1 आवर 1.5 घंटा जिम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि आप अपने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, और जिसकी वजह से उस बंदे का, उस पर्सन का, जैसे कैसे कोई ऐसा बंदा हो जो दिन भर घर में बैठा रहे, सोया रहे, कोई काम ना करे, उसको थोड़ा सा बोल दीजिए तुम यहाँ से यहाँ 2 चक्कर भागो, उसके बाद वो हाफने लगेगा आधा घंटा बैठ के। रीजन ये है कि उसने अपने कार्डियक आउटपुट को कम कर लिया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के आगे जो सारे वहाँ पे न्यूरल सिग्नल्स जाने का काम करते हैं, वो हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, ठीक है। जब देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो गया, ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, हार्ट बीट को डिक्रीज भी कर देता है। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। अब सबसे बड़ा रोल इसमें ये पीछे कैसे रह सकता है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। जब मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड के 2 बेसिक पार्ट बताऊंगी, एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। किडनी में आप 2 मेजर पार्ट पढ़ेंगे, बाहर वाले को हम लोग ये देखिए कॉर्टेक्स बोलेंगे और अंदर वाले को हम लोग मेडुला बोलेंगे। इसकी बात करें, जैसे ये किडनी है, ठीक है, तो इसका बाहरी जो पार्ट होगा ना, ये बाहर 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 बाहर, बहुत क्लियर तो नहीं है, ये बाहरी साइड, और ऐसे ऐसे पिरामिड जो आपको बने हुए दिख रहा है ना, अंदर वाले को मेडुला कहेंगे हम लोग। तो ये किस हार्मोन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये मेडुलरी हार्मोन्स के बारे में बात कर रहा है। तो इसके पास ऐसी क्षमता है कि कार्डियक आउटपुट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। और ये मैं आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि सब आपस में कोरिलेटेड है। इस पेज में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पार्ट जब भी किसी चैप्टर का स्टार्ट होता है तो यही है हर एक चैप्टर का, भाई बॉडी है तो ऑब्वियस है कि डिसऑर्डर तो होने हैं। तो सबसे पहली बीमारी जो बहुत ही कॉमन है आपके लिए, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। 10th क्लास में एक बॉक्स बना के लिखा हुआ था कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में आपने पढ़ा था कि द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन इट्स वॉल, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन की बात आ रही है तो बोलने का हाइपर मतलब ज्यादा। तो ब्लड जो है जब हद से ज्यादा, मतलब जैसा नॉर्मल होना चाहिए 120/80, ठीक है, तो इससे भी ज्यादा जब ये प्रेशर लगाने का यहाँ पे काम करे, तो ये क्या बोलने का मतलब हुआ कि उसको क्या है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की उसको बीमारी है, ठीक है। तो अगर लगातार आप अपने ब्लड प्रेशर का चेकअप करा रहे हैं और ये क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ये जो अपर है यहाँ पे सिस्टोल वाला वो 140 जा रहा है, और डायस्टोल वाला कितना जा रहा है, 90 जा रहा है, किसी किसी का डायस्टोल वाला ही 100 चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, हाइपरटेंशन दिखाता है। तो हाइपरटेंशन बोलने का मतलब ये है कि भाई बेचारे हार्ट के को आप इतना प्रेशर देने का काम कर रहे हैं तो एक न एक टाइम जाके डैमेज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये हार्ट डिजीजेस को शो करने का काम करता है, और हार्ट डिजीज अगर किसी को है तो उसका ब्रेन और किडनी तो गारंटी के साथ अफेक्टेड होगा ही होगा, उसको भी जाके अफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको ना 10th क्लास में एक बॉक्स बना के इसमें दिया हुआ था। फिर हम लोग सी ए डी खूब आपने बोलते हुए सुना होगा, मूवीज वगैरह में भी यूज करते हैं, कुछ नहीं हुआ तो बोल दिया सी ए डी का पेशेंट है। अब पब्लिक को थोड़ी इतना समझ आता है क्या है ये, ठीक है। होता ये है कि कई बार जो वेसल्स वगैरह हैं, ब्लड के आर्टरी है, वेसल है, ये सारी चीज हैं, तो इसमें ना कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है। कई बार इसमें फाइब्रस टिश्यूज जो है ये भी डिपोजिट हो जाते हैं। जब इनका डिपोजिशन होगा तो इनके डिपोजिशन होने की वजह से क्या होगा, उसका डायमीटर कम हो जाएगा। तो देखिए लिखा है यहाँ पे विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर, बेचारा पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो इसको प्रेशर ज्यादा फील होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इसको कोरोनरी हार्ट डिजीज है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कई लोग इसको बोलते हैं।
इसका दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है ये, सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्लड की जो आर्टरीज है उसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स, टिश्यू फाइबर्स वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि इसका डायमीटर इतना है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसके वॉल पे किसी चीज का डिपोजिशन करा दिया, तो डिपोजिशन जब कराइएगा तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाएगा, तो इसका डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, प्रेशर वहां पे इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, सीएडी हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एंजीना है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, थोड़ा एज होने के बाद, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या अचानक से देखेंगे तुरंत छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि उनको अक्यूट चेस्ट पेन जो है वो फील होता है। रीजन ये है, उनके हार्ट के मसल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाता है। ठीक है, और एंजीना जो है, ऐसे तो मेन और वेमेन में किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जो मिडिल एज वाले होते हैं और या फिर जो थोड़ा ज़्यादा ओल्ड एज के हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर एंजीना हुआ, अगर ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे बंद हो गया, तो ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा, ब्लड के फ्लो को भी। फिर एक हार्ट फेलियर है, एक क्या है, हार्ट फेलियर है। जब भी मैं ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ ना, मेरे से हर बच्चा, मतलब हर बैच में एक न एक बच्चा एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, कहता है मैम व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। हमेशा मैंने नोटिस करा है कि जब, हाँ, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट दोनों में बच्चा उसमें पूछता ही पूछता है। देखिए, अटैक की जब बारी आती है ना, या हार्ट फेलियर की जब बारी आती है, तो उसको बोलने का मतलब है कि आर्टरीज जो है ना, बस ब्लॉक, ब्लॉक बोलने का मतलब ब्लॉक, जो अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो उस टाइम वो पेशेंट समझिए कि गया, मतलब मर ही गया वो। और अरेस्ट में क्या है, कार्डियक अरेस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो ब्लड की सप्लाई जो बाकी पार्ट्स में वो कर रहा था, वो स्टॉप तो हुआ है, लेकिन अगर सही समय पे उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए ना, तो वो बंदा बच जाता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक या फेलियर और कार्डियक अरेस्ट ऐसे तो मिलता जुलता ही है, लेकिन दोनों में से अगर कोई आपसे पूछे कि ज्यादा डेडली डेंजरस कौन सा है, तो हार्ट फेलियर। साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body, it is sometimes called congestive heart failure, because congestion of the lungs is one of the main symptoms of this disease. Heart failure is not the same as cardiac arrest. ठीक है, when the heart stops beating, or a heart attack, when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply, जब जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो बेचारा डैमेज डैमेज हो ही जाएगा। तो ये फर्क है। इस चैप्टर को प्रॉपर नोट्स बना के तैयार कर लेंगे, रेडी कर लेंगे आप लोग, और उसको नोट्स बनाते वक्त कोई डाउट आए, या पढ़ते वक्त कोई डाउट आए, या कोई ऐसा टर्म हो जो आपको लगे कि नहीं आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसको मेरे से पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? नो मैम। क्लियर है बिल्कुल? यस मैम।